तो इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। 11वीं शताब्दी का भारत, विशेषकर मालवा, राजा भोज के शासनकाल में केवल सैन्य शक्ति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य का भी प्रमुख केंद्र बन गया। माना जाता है कि राजा भोज के नाम से कई दर्जन ग्रंथ जुड़े हुए हैं। परंपरागत रूप से उन्हें लगभग 84 ग्रंथों का रचयिता या संरक्षक माना जाता है। इन ग्रंथों में राजनीति, राज्य शास्त्र, काव्य, व्याकरण, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद जैसे विषय शामिल थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है सम्रांगण सूत्रधार, जिसे भारतीय वास्तु और स्थापत्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में मंदिर निर्माण, नगर नियोजन, मूर्ति शिल्प और यहाँ तक कि यांत्रिक उपकरणों का भी वर्णन मिलता है। इसी तरह युक्तिकल्पतरु जैसे ग्रंथों में प्रशासन, नीति और व्यावहारिक बुद्धि पर गहन विचार दिखाई देते हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजा भोज केवल ग्रंथों के संरक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं एक गहन चिंतक और विद्वान थे। ज्ञान के साथ साथ राजा भोज ने अपने विचारों को धरातल पर भी उतारा। इसका सबसे भव्य उदाहरण है भोजपुर का शिव मंदिर, जो आज मध्य प्रदेश के भोजपुर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अधूरा होने के बावजूद अपनी विशालता और स्थापत्य के कारण आज भी लोगों को चकित करता है। यहाँ स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग इतना विशाल था कि उसे अक्सर पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि किसी कारणवश, संभवतः राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदा, इस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन फिर भी यह राजा भोज की स्थापत्य महत्वाकांक्षा का सजीव प्रमाण है। राजा भोज की इंजीनियरिंग दृष्टि केवल मंदिरों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी असाधारण कार्य किया। भोपाल के पास स्थित भोजताल, जिसे आज अपर लेक या भोपाल झील कहा जाता है, को परंपरागत रूप से राजा भोज से जोड़ा जाता है। यह अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। इतनी विशाल झील का निर्माण उस युग में करना, जब आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी, राजा भोज की वैज्ञानिक समझ और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। यह झील न केवल जल संरक्षण का साधन थी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की समृद्धि का आधार भी बनी। राजा भोज का ज्ञान अपार था, इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो कहा गया कि सरस्वती स्वयं शोक में डूब गईं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा संरक्षक चला गया था। लेकिन राजा भोज की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उनके नाम से जुड़ी एक कहावत ने इतिहास को एक अलग ही मोड़ दे दिया। राजा भोज से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति अगर कोई है तो वह यही है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आज यह कहावत आम बोलचाल में किसी महान व्यक्ति की तुलना एक साधारण या तुच्छ व्यक्ति से करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर इतिहास की गहराई में उतरने पर पता चलता है कि इस कहावत का मूल रूप कुछ और ही था। कई विद्वानों के अनुसार इसका असली वाक्य था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तैलंग। समय के साथ यह पंक्ति विकृत होती चली गई और धीरे धीरे गांगेय तैलंग का रूप बदलकर गंगू तेली बन गया। दरअसल यहाँ गांगेय और तैलंग कोई साधारण शब्द नहीं थे। गांगेय का संकेत था छेदी वंश के महान राजा गांगेय देव की ओर, जो 11वीं शताब्दी में मध्य भारत के एक शक्तिशाली शासक थे। वहीं तैलंग शब्द का संबंध था चालुक्य वंश के राजा जय सिंह तैलंग से, जो दक्कन क्षेत्र में प्रभावशाली शासक माने जाते थे। अर्थात यह कहावत किसी तेली या साधारण व्यक्ति की तुलना नहीं कर रही थी, बल्कि 3 शक्तिशाली राजाओं की तुलना कर रही थी, राजा भोज, राजा गांगेय देव और राजा जय सिंह तैलंग। इस पंक्ति का भाव यह था कि राजा भोज की महानता इतनी विशाल थी कि उनके सामने उस सदी के 2 बड़े राजा भी टिक नहीं पाए। लेकिन समय के साथ जब इतिहास की बारीक समझ आम जनमानस से दूर होती गई, तो गांगेय तैलंग जैसे कठिन नाम सरल उच्चारण में बदलते चले गए और धीरे धीरे गांगेय तैलंग बन गया गंगू तेली। दुर्भाग्यवश इस परिवर्तन के साथ कहावत का मूल अर्थ भी उलट गया और एक महान राजा की तुलना एक तुच्छ छवि से जोड़ दी गई। लेकिन यहां राजा भोज की कहानी समाप्त नहीं होती। उसका आखिरी और अंतिम अध्याय अभी बाकी है। राजा भोज की मृत्यु का अध्याय, कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए अब इसे भी जान लेते हैं। समय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
वह हर युग को अपने साथ बहा ले जाता है। 11वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते वह मालवा भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां शक्ति, राजनीति और थकान तीनों एक साथ टकरा रहे थे। राजा भोज अब युवा योद्धा नहीं रहे थे। वर्षों के युद्ध, प्रशासनिक दबाव और निरंतर संघर्षों ने उनके शरीर और राज्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा अब भी इतनी प्रबल थी कि शत्रु उनसे सीधे टकराने से हिचकिचाते थे। इसी काल में राजा भोज के विरुद्ध एक शक्तिशाली गठबंधन बना। पश्चिम में गुजरात के सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम और पूर्व में छेदी वंश के राजा कर्ण, दोनों ने मिलकर मालवा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक प्रयास था जिसका उद्देश्य राजा भोज की शक्ति को अंतिम रूप से तोड़ देना था। वृद्धावस्था में भी राजा भोज ने इस चुनौती का सामना किया, लेकिन अब परिस्थितियां पहले जैसी अनुकूल नहीं थीं। दो दिशाओं से हो रहे आक्रमण ने मालवा की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार इन संघर्षों के दौरान राजा भोज शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रहने लगे। लगातार युद्ध और बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था और अंततः साल 1055 ईस्वी में वह दिन आया जब मालवा का यह महान सम्राट संसार से विदा हो गया। राजा भोज का स्वर्ग आरोहण केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। एक ऐसा युग जिसमें तलवार और विद्या साथ साथ चली थी। राजा भोज की मृत्यु का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उनके निधन पर विद्वानों, कवियों और आचार्यों में गहरा शोक फैल गया। कहा जाता है कि उस समय यह वाक्य प्रचलित हुआ, आज सरस्वती निराधार हो गई हैं, अर्थात ज्ञान की देवी ने अपना सबसे बड़ा संरक्षक खो दिया। यह कथन इस बात का प्रतीक था कि राजा भोज केवल सत्ता के संरक्षक नहीं थे, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विद्या के भी सबसे बड़े सहायक थे। राजा भोज के बाद मालवा वैसी स्थिरता और वैसा वैभव फिर कभी प्राप्त नहीं कर सका। उनके नाम से जुड़ी इमारतें, ग्रंथ, कहावतें और कथाएं ही शेष रह गईं। लेकिन शायद यही किसी महान राजा की असली अमरता होती है कि वह अपने जाने के बाद भी इतिहास में जीवित रहता है।